नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का हुआ खुलासा। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकवादियों समेत 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी मिले। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में रेड की। यह आतंकी मॉड्यूल देश भर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि इसके लिए मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों आतंकवादियों के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पकड़ा गया है। दोस्तों पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले दोनों आतंकवादियों में एक का नाम ओसामा और दूसरे का नाम जीशान कमर है। इसके अलावा पकड़े गए 4 अन्य आरोपियों का नाम मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद शेख, मोहम्मद आमिर जावेद और मूलचंद लाला है। दोस्तों पकड़े गए आतंकवादियों में से एक का काम आने वाले फेस्टिवल सीजन में आईईडी ब्लास्ट करना था। नवरात्रि और रामलीला के दौरान भीड़ भरे इलाके इनके निशाने पर थे। आतंकवादियों से भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और हाई क्वालिटी पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में स्कूलों को राहत। 1ली से 5वीं तक के स्कूल 20 सितंबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। रेजिडेंशियल स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास 100% क्षमता से चलेगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होने जा रही है। फिलहाल 50% क्षमता के साथ क्लास लग सकेगी। बच्चों के स्कूल आने के लिए पेरेंट्स से अनुमति जरूरी होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं आवासीय स्कूल में 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास 100% क्षमता के साथ लगेगी। 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 100% क्षमता के साथ हॉस्टल खुलेंगे। वहीं 11वीं के छात्रों के लिए भी हॉस्टल सुविधा रहेगी, लेकिन सिर्फ 50% को ही अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के तंज, जो नफरत करे वह योगी कैसा वाले बयान पर सीएम योगी का आया जवाब। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। इस कड़ी में ट्विटर पर नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है, तो ये नफरत सदैव जारी रहेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि जो नफरत करे वह योगी कैसा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। असली राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ यूपी चुनाव में कूद पड़ी आम आदमी पार्टी भी। अयोध्या रैली में उमड़ी भारी भीड़। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी प्रचार की शुरुआत असली राष्ट्रवाद और पहली बार राम राज्य के मुद्दे के साथ की। यूपी के फैजाबाद में तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। रैली का नेतृत्व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया। रैली शुरू होने से पहले सिसोदिया ने कहा कि हमें राम जन्मभूमि जाने का मौका मिला और हमारी जीत की कामना करने वाले कई संतों से मुलाकात हुई। हमने यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो भगवान राम द्वारा दिए गए आदर्शों पर चलेगी। सोमवार को दोनों नेता निर्माणाधीन राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित अयोध्या में कई मंदिरों में गए। इसी महीने की शुरुआत में संजय सिंह ने कहा था कि उनकी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा के नकली राष्ट्रवाद का पर्दाफाश भी करेगी और अपना असली राष्ट्रवाद भी दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेते हैं, तिरंगा फहराएंगे और असली राष्ट्रवाद सिखाएंगे। अयोध्या देश भर के लोगों के इतिहास और भावनाओं को दर्शाती है। हम सच्चे सार में राम राज्य में विश्वास करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
मानवाधिकार आयोग ने केंद्र समेत 4 राज्यों से किसान आंदोलन पर मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर किसान आंदोलन की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत मिली है कि सिंधु बॉर्डर के आसपास छोटी बड़ी 9000 फैक्ट्रियां हैं और फैक्ट्री मालिकों को काफी दिक्कतें हो रही है क्योंकि उनके रॉ मटेरियल के ट्रक उनकी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रमुख हाईवे पर किसान आंदोलन की वजह से बंद है और गांव के अंदर के सकरे रास्ते खराब हो गए हैं, जिसके कारण ट्रकों की आवाजाही में मुश्किलें आ रही है। परेशानी केवल यही नहीं है, परेशानी यह भी है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे ट्रक ड्राइवर अब इन सड़कों पर गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं या फिर बेहद मुश्किल से चला रहे हैं। सिंगू गांव के लोगों का मानना है कि पिछले 9 महीने से उनके गांव के रोडों पर गाड़ियां इसी तरह दौड़ रही है क्योंकि प्रमुख हाईवे पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर गड्ढों में गाड़ियां फंस जाती है, उन्हें भी इस जाम में फंसना पड़ता है। इस संबंध में अब मानवाधिकार आयोग भी कूद पड़ा है और उसने केंद्र से 4 राज्यों पर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में खुलने जा रहा है बदनाम मंत्रालय, तालिबानी ने बताया कैसे मिलेगी अपराध की सजा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद जिस बात का डर था वो सच साबित हो रहा है। तालिबान अपना सदाचार मंत्रालय फिर से शुरू करने जा रहा है। यही वह मंत्रालय है जिस पर देश में शरिया कानून को लागू करने का जिम्मा है। इसे अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तालिबान इसे वापस शुरू करने जा रहा है। मोहम्मद खलीद इस मंत्रालय का मुखिया होगा। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक ये बदनाम मंत्रालय बनने के बाद अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। इसके जरिए तालिबान सख्त शरिया कानून लागू करने जा रहा है। इसमें महिलाओं को बिना पुरुष साथी के घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा म्यूजिक और मनोरंजन के सभी माध्यमों पर पाबंदी होगी। अफगानिस्तान के सेंट्रल जोन के मुखिया मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि इस कानून को लागू करके इस्लाम की खिदमत की जाएगी। अफगानिस्तान में जुर्म की इंतहा कैसी होने वाली है, इसके बारे में मोहम्मद यूसुफ बड़े फख्र से बताते हैं। उसने बताया कि हम इस्लामी नियमों के हिसाब से सजा देंगे। उदाहरण के लिए हत्या करने पर अलग अलग तरीके से सजा मिलेगी। कोई जानबूझकर किसी को हत्या करेगा तो उसे सरेआम मार दिया जाएगा। अगर उसने गलती से किसी की हत्या की है तो उससे उसकी कीमत का जुर्माना वसूला जाएगा। कोई चोरी करता है तो हाथ काटे जाएंगे। कोई अवैध संबंध रखेगा तो पत्थर से मारा जाएगा। तालिबान के पुराने शासन 1996 से 2001 तक जो चला था, में महिलाओं को बुर्कों में ढक दिया गया था और बिना मर्द रिश्तेदार के बाहर जाने पर पाबंदी थी। प्रार्थना के समय को सख्ती से लागू किया गया था और मर्दों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा गया था। वही अब वापस से शुरू होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चा गोद लेने के बाद 2 साल तक देश में रहने की बाध्यता को खत्म करने जा रही है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, बच्चों को गोद लेने के बाद 2 साल तक देश में ही रहने की बाध्यता को सरकार खत्म करने जा रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय इस प्रावधान में बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत गोद लेने के बाद बच्चे सहित माता पिता को देश में नहीं रहना होगा। दोस्तों एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकार विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है और अब गोद लेने के 2 साल के अंदर अगर कोई माता पिता बच्चे के साथ विदेश जाना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए मंत्रालय एक और नियम बनाने जा रहा है। इस नए नियम के मुताबिक बच्चे को गोद लेने वाले दंपति को विदेश यात्रा के 15 दिन पहले जानकारी देनी होगी। बच्चों की जानकारी अब उस देश में भारत के हाई कमीशन को देनी होगी, जो बच्चे की निगरानी रखेगा। इसके साथ ही साथ सरकार की हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी संशोधन का विचार कर रही है। एक संशोधन और एक कनकनेऊ और जे एक्ट के तहत भी बनाया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गोद लेता है या बच्ची को गोद लेता है तो उसको 2 साल तक देश में ही रहने का प्रावधान था। उसके बाद ही वह विदेश यात्रा कर सकता था, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी कि कई दंपति भारत में बच्चा गोद ले लेते हैं और विदेश में जाकर उसे बेच देते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना मिले, इसके लिए सरकार नए नियम ला रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोल ही नहीं फास्टैग से मिलेगी पार्किंग की सुविधाएं, पेटीएम डीएमआरसी के साथ शुरू करेगा सर्विस। जी हां दोस्तों, अगर आपकी कार में फास्टैग लगा हुआ है तो इसकी पार्किंग का पेमेंट भी पेटीएम से हो जाएगा। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट सेवाएं देने वाली कंपनी पेटीएम देश भर में फास्टैग बेस्ड पार्किंग सर्विसेज शुरू करेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में देश की पहली फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग शुरू की गई है।
पेटीएम ने दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर फास्टैग बेस्ड पार्किंग सुविधा शुरू की है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वैलिड फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए फास्टैग बेस्ड पेमेंट की सुविधा देगा। ये ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे टोल नाकों पर काम करता है। मतलब जब आप पार्किंग में दाखिल होंगे और निकलेंगे तो फास्टैग घंटों के हिसाब से पार्किंग फीस काट लेगा। आपको कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पार्किंग में प्रवेश करने वाले 2 पहिया वाहनों के लिए एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन भी शुरू किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के कारण आत्महत्या को कोविड-19 से मौत माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना ने पिछले 1.5 साल से देश में तबाही मचा रखी है। किसी ने अपने माता पिता को खो दिया तो किसी ने अपने पति पत्नी, हजारों परिवार और बच्चे अनाथ हो गए हैं। कोरोना ने न सिर्फ लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी बल्कि मानसिक स्थिति पर भी गहरा आघात किया है। दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव होने पर कई लोग ऐसे भी हैं जो अवसाद में चले गए और आत्महत्या कर ली। ऐसे लोगों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने और परिवार को सरकारी मदद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा है कि ऐसे मामलों में जहां कोरोना से परेशान होकर किसी ने आत्महत्या की हो उसे कोविड-19 से हुई मौत माना जाए। कोर्ट ने इस बारे में राज्यों को नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि हमने आपका शपथ पत्र देखा है लेकिन कुछ बातों पर और विचार करना चाहिए। शपथ पत्र में केंद्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड से मरे लोगों को आसानी से प्रमाण पत्र देने के संबंध में दिशा निर्देश बनाए हैं। यह निर्देश राज्यों को भेजे गए हैं। दरअसल केंद्र ने कोर्ट को जो शपथ पत्र सौंपा है उसमें कहा गया है कि जहर खाने या अन्य दुर्घटना के कारण अगर मृत्यु होती है, चाहे वह कोविड-19 उसमें एक कारण क्यों न हो, इसे कोविड-19 से जुड़ी हुई मौत ही माना जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 से ज्यादा है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, टर्की, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के ताज़ा हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,32,79,000 से ज़्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो दोस्तों उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। फिलहाल दोस्तों केरला सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। केरला में हर रोज लगभग 15 से 20,000 मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा सन्स के नेतृत्व में होगा बड़ा बदलाव, अब कौन ले सकता है रतन टाटा की जगह। जी हां दोस्तों, टाटा समूह की कंपनी टाटा सन्स के लीडरशिप स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ का पद बनाने का विचार किया जा रहा है और यहां तक कि इस पर काम भी शुरू हो चुका है। योजना के मुताबिक सीईओ 153 साल पुराने और $106 अरब राजस्व वाले टाटा समूह के कारोबार को नई दिशा दिखाएगा। वहीं चेयरमैन शेयर होल्डर्स की ओर से सीईओ के कामकाज पर नजर रखेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लीडरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा की मंजूरी को अहम माना जा रहा है। टाटा सन्स के मुताबिक चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2022 में खत्म हो रहा है। उन्हें एक्सटेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। सीईओ के लिए टाटा स्टील लिमिटेड समेत टाटा समूह की दूसरी कंपनियों के प्रमुखों के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने टाटा समूह में खराब प्रबंधन का आरोप लगाया था। बोर्ड ने उन्हें 2016 में हटा दिया था। मिस्त्री ने रतन टाटा के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था। कई साल की कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में कोर्ट ने टाटा के पक्ष में फैसला दिया। अब टाटा समूह लीडरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
T20 वर्ल्ड कप 2021 सिलेक्शन में नाइंसाफी नहीं हुई बर्दाश्त, इस स्टार क्रिकेटर ने अचानक ले लिया संन्यास। जी हां दोस्तों, श्रीलंका को अपनी कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड कप 2014 जिताने वाले कप्तान लसिथ मलिंगा ने 14 सितंबर को अपने करियर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया और इस दिन को सबसे खास बताया। श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया और अपने भविष्य का प्लान भी बताया। लसिथ मलिंगा ने अपने बयान में कहा कि मैं अपना T20 का जूता टांग रहा हूं और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो रहा हूं। उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया। मैं आने वाले सालों में अपना तजुर्बा यंग क्रिकेटर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। लसिथ मलिंगा को आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 के लिए श्रीलंका की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन की उम्मीद थी, जो चकनाचूर हो गई। यही वजह है कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर को खत्म करना सही समझा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लसिथ मलिंगा ने 30 टेस्ट मैच में 101 विकेट, 226 वनडे में 338 विकेट और 84 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 107 विकेट हासिल किए हैं। वो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत की इस मेगा T20 लीग में 122 मुकाबलों में 170 शिकार किए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना लुढ़का, चांदी थोड़ी चमकी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सोना 36 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 45,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 73 रुपए चढ़कर 61,911 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। हालांकि दोस्तों, यह बहुत ही मामूली गिरावट और बढ़ावट है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1788 प्रति औंस पर स्थिर रहा, जबकि चांदी भी $23.68 प्रति औंस पर सपाट कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस पर आई खुशखबरी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत मिल सकती है। मंत्रियों का एक पैनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी पर सिंगल नेशनल रेट के तहत पेट्रोलियम उत्पाद पर टैक्स लगाने को लेकर विचार कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वालों के अनुसार कंज्यूमर प्राइस और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को लखनऊ में होने वाली 45वीं जीएसटी काउंसिल के बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाला पैनल इस पर विचार करेगा। दरअसल दोस्तों, जीएसटी सिस्टम में अगर कोई भी बदलाव करना हो तो उसमें पैनल के 3/4 से अप्रूवल की जरूरत होती है। इसमें सभी राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इस प्रस्ताव में से कुछ ने फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे में केंद्र सरकार को एक प्रमुख राजस्व जुटाने वाला टूल सौंप देंगे। वैसे दोस्तों, अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में ले लिया गया तो पेट्रोलियम पर केवल 28 से 30% टैक्स लगेगा। इस तरीके से पेट्रोल की कीमतें जो हमें 35 रुपए की पड़ती है वह ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपए हो सकती है। यानी कि पेट्रोल और डीजल बेहद ही सस्ता हो जाएगा भारतीय जनता के लिए। कैसा रहेगा अगर ऐसा हो जाए तो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चाइना के फुजान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का अटैक, शहर सील करके लगाए गए सख्त प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, चीन के दक्षिण पूर्वी प्रांत फुजान में कोरोना वायरस एक बार फिर से फैल गया है। वहां पर कोरोना के मामले अचानक बढ़कर डबल हो गए हैं। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए वहां सिनेमा हॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत सभी सार्वजनिक गतिविधियों को बंद करके लोगों को शहर से बाहर न जाने के निर्देश दिए गए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि फुजान में 13 सितंबर को कोरोना वायरस के 59 नए मामले सामने आए, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के केवल 22 मामले सामने आए थे। पिछले 4 दिनों में फुजियान के 3 शहरों में कोरोना के 102 मामले सामने आए हैं। वहां पर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के नए मामले तब सामने आए हैं जब चीन में 1 अक्टूबर से सप्ताह भर तक चलने वाला नेशनल हॉलिडे वीक शुरू होने वाला है। इस दौरान चीन के लोग देश और दुनिया में घूमते हैं, जिससे वहां टूरिज्म सेक्टर को काफी फायदा होता है। हालांकि कोरोना के ताजे मामले सामने आने के साथ ही इस हॉलिडे वीक पर भी सवालिया निशान लगने लगा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बढ़त के साथ बाजार हुआ बंद, मिड कैप व स्मॉल कैप शेयरों में रही तेजी।
जी हाँ दोस्तों, आज बाजार में तेजी का मूड देखने को मिला है। आज सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 69.33 अंक की बढ़त के साथ 58,247.09 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 24.70 अंक यानी कि 0.14% की मजबूती के साथ 17,380 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़त आज देखने को मिली। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में तेजी देखने को मिली, जबकि निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों में बढ़त हावी रही। वहीं बैंक निफ्टी 141 अंक चढ़कर 36,613 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महाभारत ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, महाभारत किस लेखक ने लिखी थी? अगर आप जानते हैं उनका नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।